हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव। इससे पहले हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, वन लीनियर पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से हमारा प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। हमको ये भी कॉन्फिडेंस होगा कि हमको कितना याद है कितना नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला दे रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। इधर देखिए, महाजनपद में राज्यों का नाम दे दिया है और इधर महाजनपदों की राजधानी दे दी है, ठीक है। इसको सुमेलित करना है। तो देखिए, गंधार पहला है। गंधार का कौन सा राजधानी था, ठीक है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है, यानी एक होगा 4। और सूरसेन की राजधानी कौन सी थी, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, यानी बी का 1। और वत्स की राजधानी कौन थी, तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है, यानी सी का 2। और कौशल की राजधानी कौन थी, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। ये हो गया सुमेलित, ठीक है। ये गलत दिया है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक, सुमेलित कर लीजिए। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो ऑप्शन है ए बिम्बसार, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, ठीक है। ये भी बता दें कि हर्यक वंश को एक पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजा बने हैं अपने पिता की हत्या करके बने हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हर्यक वंश को पितृहंता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, ठीक है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी घनानंद। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीतकी का आयोजन किया गया। उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्मन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कालाशोक। कालाशोक के समय में बौद्ध संगीतकी का आयोजन हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीतकी का, ठीक है, वैशाली में, ठीक। और पहला किसके समय में हुआ था, पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में राजगिरी में, ठीक है। पहला 483 ईसा पूर्व और दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 323 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, सिकंदर महान की मृत्यु हुई, ठीक है, कहाँ पे हो गई थी, पूछ रहा है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी। ऑप्शन ए दे रहा फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन, ऑप्शन सी मेसिडोनिया में और ऑप्शन डी है तक्षशिला में। देखिए, जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है, पोरस की लड़ाई के बाद वो फिर उनकी सेना नदी पार करने से मना कर देती है। फिर वो वापस जाते समय, ठीक है, वापस जाते समय रास्ते में उसका 323 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। वो कहाँ पर हुआ था, तो बेबीलोन में, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके सेनापति यहीं पर रुक जाते हैं। उसके विजित क्षेत्रों पर अधिकार के लिए वो आपस में लड़ाई करते हैं और लास्ट में हम लोग फिर देखते हैं सेल्यूकस आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। आइए आगे देखेंगे, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु भी कहते हैं, ठीक है, की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था, ठीक है। ऑप्शन ए रावी नदी के, ऑप्शन बी झेलम के, ऑप्शन सी सतलज के और ऑप्शन डी है चेनाब के। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम के नदी पे पड़ाव डाला था और इसलिए इस युद्ध के झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। मृत भांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ऑप्शन ए है गेरू रंग वाले मृत भांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृत भांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन और ऑप्शन डी है काले और लाल बर्तन, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक या ऑप्शन डी ग्रामपति, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भोजक कहा गया या ग्राम भोजक कहा गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उज्जैन का नाम प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कन्याकुब्ज और ऑप्शन डी है धान्य कटक। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अवंतिका, ठीक है।
उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ठीक है, आगे देखेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी है नागार्जुन। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है, और नंद वंश का लास्ट शासक कौन था, तो घनानंद था, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए अजातशत्रु को, ऑप्शन बी कालाशोक को, ऑप्शन सी महापद्म नंद को और ऑप्शन डी है घनानंद को। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत की बात कर रहा है। ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा और ऑप्शन डी है कुषाणों द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा और ऑप्शन डी है कुषाणों द्वारा। दोस्तों करेक्ट आंसर है यूनानियों द्वारा। पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया प्राचीन भारत में, दूसरा आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत ठीक है बनाया। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरियस या दार बहादुर वन या ऑप्शन सी है जेरसिस या छयार्स, ऑप्शन डी है डेरियस दार या बहादुर तृतीय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेरियस। ठीक है, डेरियस प्रथम ने ही जीत कर 20वां प्रांत बनाया था। अगला प्रश्न है हाइडे स्पीच या वितस्तता ठीक है आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन नदी के शासकों के बीच हुआ था। किन किन शासकों के बीच हुआ था। ठीक है, पूछ रहा हाइडे स्पीच का युद्ध या वितस्तता का युद्ध। ठीक है, वितस्तता झेलम नदी का नाम है, प्राचीन नाम है। ठीक है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन के शासकों के बीच हुआ था। ऑप्शन ए है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य और ऑप्शन डी है सिकंदर एवं आम्बी के मध्य हुआ था। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। और यहाँ पर पोरस वीरता से लड़ाई करता है लेकिन हार जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी वीरता से खुश होकर सिकंदर उसको मारता नहीं है। ठीक है, कुछ राज्य भी उसको वापस दे देता है, लेकिन यहाँ से सिकंदर की सेना चिलमिला जाती है। सिकंदर को पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल है जीतना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर महान पर कब आक्रमण किया गया। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 326 ईस्वी में, ऑप्शन सी 323 में ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी है 323 ईस्वी में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है और टोटल 18 महीने इधर रुकता है, फिर वापस जाते समय 323 ईसा पूर्व में उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? सिकंदर की। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए पहले सूची में दिया शासकों का नाम और दूसरे सूची में वंश का नाम दिया। ठीक है, पूछ रहा है ये शासक किस वंश से संबंधित है। ठीक, तो पहला है बिंबिसार। बिंबिसार किससे संबंधित है? तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। और कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। महापद्म नंद वंश से संबंधित है। और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए इधर दिया है जनपद का नाम दे दिया है, मतलब राज्य का नाम दिया, और फिर आधुनिक क्षेत्र दिया है, मतलब किस इसके क्षेत्र में क्या क्या पड़ता था। ठीक है, ये सब क्षेत्र किसके समय में मतलब किसके एरिया में आते थे, सीधा दे दिया। ठीक है, मगध के क्षेत्र में जो पड़ता है पटना और गया के ज़िले में। ठीक है, वत्स का इलाहाबाद, कौशल का अवध और अवंती का मालवा। ठीक है, ये गलत है, इसमें देखिए सब गलत दे दिया। 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया। ठीक, आगे देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी गिरिव्रज या राजगिरी और ऑप्शन डी है चंपा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गिरिव्रज या राजगिरी थी पहली राजधानी। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम यानी पहली बार पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा और ऑप्शन डी है कनिष्क द्वारा।
ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था और यही राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, और ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, और ऑप्शन डी है संयुक्त निकाय में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है। ठीक है, और उसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक, ऑप्शन ए दे रहा है महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प, और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी घनानंद। इसी के समय में चंद्रगुप्त सिकंदर भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए 4वीं सदी में, ऑप्शन बी 6वीं सदी में, ऑप्शन सी 2री सदी में, और ऑप्शन डी है 1ली सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, ये सब ईसा पूर्व में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? निम्न कारण थे, उसमें से क्या थे? पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, ये चारों करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कोम्बिसिस, ऑप्शन सी है डेरियस, और ऑप्शन डी है जेरसीसी। ठीक है, जेरसिस। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेरियस। ठीक है, यही ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले भारत पर किस विदेशी का आक्रमण हुआ था? वो हुआ था ये ईरानियों का। चलिए, अब अगला प्रश्न है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? यानी किस गणराज्य के साथ हमेशा युद्ध उसका लगा रहता था अजातशत्रु का? ऑप्शन ए है वज्जित संघ यानी वैशाली के, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी दोनों के साथ, और ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वज्जित संघ के साथ हमेशा युद्ध रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है वज्जित संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल? ठीक है, रथमूसल क्या है? रथमूसल एक ऐसा रथ है जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। ठीक है, तथा महाशिला कंटक, ठीक है, ये क्या? ये पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है। ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पूछ रहा है कि वज्जित संघ के विरुद्ध मगध के राजा के मतलब किस शासक द्वारा रसमुतल और महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक, और ऑप्शन डी है उदयन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। ठीक है, इन हथियारों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा? ठीक है, पहला है महापद्मनंद, और ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है कालाशोक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी घनानंद। इसको चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है और इसको पराजित करने के बाद सिंहासन पर अपने बैठता है। ठीक है, चाणक्य की सहायता से। ठीक है, लेकिन नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। ठीक है, अंतिम शासक कौन है? घनानंद। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में, और ऑप्शन डी है 300 ईसा पूर्व में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है अजातशत्रु, दूसरा दे रहा है बिंदुसार, तीसरा दे रहा है प्रसन्नजीत। ठीक है, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? पूछ रहा है इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है, ऑप्शन दे रहा है 1 अजातशत्रु, ऑप्शन बी दे रहा है 2, 3 बिंदुसार और प्रसन्नजीत, ऑप्शन सी दे रहा है 1 और 3 अजातशत्रु और प्रसन्नजीत। ठीक है, तो इसमें देखिए अजातशत्रु और प्रसन्नजीत, ठीक है, ये बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था?
ठीक है, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय होने का मूल कारण क्या था? ठीक है, पहला दे रहा है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन बी, जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का आविष्कार हो गया था। वहीं से आर्थिक क्रांति शुरू हो जाती है। ठीक है, कृषि में बढ़ावा होता है, युद्ध क्षेत्र तमाम क्षेत्रों में बढ़ावा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिम्बिसार ने, ठीक है, बिम्बिसार, ठीक है, एक बिंदुसार है एक बिम्बिसार, यहाँ बिम्बिसार की बात हो रहा है। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, ठीक है, किस राज्य के राजा चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंतिक और ऑप्शन डी है वैशाली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अवंती के राजा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ठीक है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग और ऑप्शन डी है महापद्मनंद। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ठीक है, अंग का विलय। ठीक, ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी है शिशुनाग। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिम्बिसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ठीक है, ऑप्शन ए दे रहा अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी दे रहा ए और बी दोनों और ऑप्शन डी काशी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काशी का विलय नहीं किया था, अवंती का कर लिया था और वत्स का कर लिया था। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ठीक है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी है शिशुनाग। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। ठीक है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ऑप्शन बी है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। ठीक है, ऑप्शन सी है, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ठीक है, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्योंकि पूछ रहा है मगध साम्राज्य में मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, तो देखिए ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। ये लिख रहा है कि इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी ये इस प्रश्न के लिए ये सही है। ठीक, यानी ये कह रहा है कि मतलब ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ठीक है, ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग वंश और ऑप्शन डी है कर्ण वंश। दोस्तों करेक्ट आंसर है नंद वंश का शासन था, उस समय घनानंद शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बना? ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी मगध। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मगध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ठीक है, पहला खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा नंबर है ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार और चौथा है घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार और पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, ऑप्शन ए दे रहा है 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन बी दे रहा है 1 2 3 5 सही है, ऑप्शन सी दे रहा है 1 3 4 5 सही है और ऑप्शन डी है 1 2 3 4 5 यानी पूरा सही है। लेकिन इसमें देखिए ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी यानी टोटल सही है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था?
ऑप्शन ए है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूरोपियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी है, उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, और ये नहीं हुआ था, उसने भारत यूनान की रियासत नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये गलत है, यानी यही सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन सी वैशाली की लिच्छवी, और ऑप्शन डी मगध। दोस्तों करेक्ट आंसर है मगध। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, और ऑप्शन डी शिशुनाग। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिम्बिसार। ठीक है, अच्छा, मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल में हम लोगों ने पढ़ेंगे कि किसने अस्थायी सेना रखा, तो वहाँ पर अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थायी सेना रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, ठीक है, कहा जाता है? उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, और ऑप्शन डी है बिम्बिसार। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, डेरियस प्रथम ने 516 ईस्वी में, ठीक है, 516 ईसा पूर्व में सिंधु की तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत, ठीक है, 20वां क्षत्रप यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था उसको? ठीक है, ऑप्शन ए है 360 टैलेंट, ऑप्शन बी 370 टैलेंट, ऑप्शन सी 260 टैलेंट, और ऑप्शन डी है 270 टैलेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 360 टैलेंट प्राप्त होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए नियाकर्स, ऑप्शन बी एनासिक्रिटिस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, और ऑप्शन डी है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स नहीं था, सिकंदर के साथ हेरोडोट्स नहीं आया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था क्या? ऑप्शन ए श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी जेठक, और ऑप्शन डी है ग्राम भोजक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दे रहा है धनी किसान, ऑप्शन बी कह रहा है धनी व्यापारी होता है, और ऑप्शन सी कह रहा है धनी व्यक्ति होता है, लेकिन ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।